बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 3 साल पहले सऊदी अरब और उसके इत्तहादियों ने, जिनमें बहरीन और यूएई शामिल थे और बाद में मिस्र भी शरीक हो गया, इन्होंने कतर के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता किए। कतर के ऊपर पाबंदियां लगाई, सफरी पाबंदियां और माशी पाबंदियां, जिसकी वजह से दोनों यानी कतर और बाकी ममालिक जो हैं ये एक दूसरे से अलग होकर रह गए। और इस दौरान में कतर ने खतरा महसूस करते हुए कि सऊदी अरब की तरफ से फौजकशी न हो, उसने टर्की के साथ ताल्लुकात अपने बढ़ाए, ईरान के साथ उसके मामला दुरुस्त हुए और इन दोनों मुल्कों की तरफ से उसको खासी सपोर्ट मिली। बल्कि टर्की ने तो वहां अपनी अफवाज भी भेजी जो कि कतर में मुकीम थी। उसके अलावा वहां पे बहुत बड़ा अमेरिकन बेस भी है, मिलिट्री बेस है कतर में। और कतर एक बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन अपना बड़ा असर रसूख रखता है खित्ते में अपनी दौलत की वजह से, और उसके साथ सबसे बड़ा जो उसका मीडिया हाउस है अल जजीरा, उसकी वजह से, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिल्डअप हुआ उसकी वजह से। अब चीज ये है कि जब ये काम किया गया, कतर को धत्कारा गया, तो उस वक्त इल्जाम ये लगाया कि कतर जो है वो ईरान को सपोर्ट करता है, ईरान के बहुत करीब है, और ईरान चूंकि अरब ममालिक का दुश्मन है और जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो ईरान के खिलाफ खड़े हैं, तो कतर को ये नहीं करना चाहिए था। और फिर ये भी कतर पे इल्जाम लगा कि वो रेडिकल ग्रुप्स की मदद करता है, यानी इख्वानुल मुस्लिमीन है जैसे मिस्र में, उनकी मदद करता है और उसकी वजह से दहशतगर्दी है। और फिर ये भी इल्जाम लगाया कि जनाब अल जजीरा जो है वो मुसलमानों में या अरब ममालिक में तफरका पैदा कर रहा है, अल जजीरा को बंद किया जाए। कतर ने अल जजीरा को बंद करने से इनकार किया। अब चीज यह है कि ये कतर का अल जजीरा ही एक सबसे बड़ा मसला था इनके लिए, क्योंकि उससे कुछ प्रोग्राम ऐसे नशर हुए थे जो मोहम्मद बिन सलमान को जिसमें क्रिटिसाइज किया गया था। लिहाजा उन्होंने इस चैनल को खत्म करने के लिए बाकी चीजों का बहाना बनाया, लेकिन असल इशू यही था। अब इस सारे झगड़े में कुवैत और ओमान न्यूट्रल रहे, बाकी मुल्कों ने सऊदी अरब का साथ दिया। लेकिन अब जब सुलह सफाई का किस्सा आया, तो ये फिर वही मसला खड़ा किया गया कि जी खित्ते में सबसे बड़ा खतरा जो है वो ईरान से है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम वो बड़ा खतरनाक है, उससे नुकसान हो सकता है, और ईरान न्यूक्लियर वेपन भी बनाना चाहता है, सो उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी बहुत खतरा है खित्ते के लिए। लिहाजा खित्ते के ममालिक को इकट्ठे होना चाहिए, और इस तरह ये इकट्ठे होने के लिए दोबारा तैयार हो गए। अब इसमें चूंकि ये सारे मुल्क, कतर हो या बाकी के भी, ये अमेरिका के इत्तहादी भी हैं, सो इस वजह से ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। अमेरिका ने इनको सबको पुश किया, धक्का लगाया और इनको बिठा के ये काम करा दिया। उनको इस चीज पे कायल किया कि आपके अपने मुतालबात अपनी जगह पे, उनकी बात ना करें, लेकिन ईरान का खतरा बहुत बड़ा है, लिहाजा आपको फौरन मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बहरहाल ये इत्तेहाद हुआ और पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया। अब इस खैर मकदम में यहां पे तो असल चीज जो है वो ये कि इन ममालिक में से बाज जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, वो इसराइल को तस्लीम करेंगे, क्योंकि ये एक जरूरत है। ये जरूरत थी अमेरिका की भी, ये जरूरत है इसराइल की। इसराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और उसकी जरूरत है कि वो इन मुल्कों में सब में अपने पांव जमाए और ईरान का एक घेराव कर ले। लिहाजा ये बड़ा जरूरी था कि इसमें से बाकी मुल्क जो हैं जैसे कतर वगैरह ये बाहर ना रह जाएं। तो ये अमेरिका ने एक इंतजाम कर दिया, और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिसी यही रही है, वो अपने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले पहले ये सारा मुकम्मल करना चाहता था। उसने अपने दामाद कुशनर को ये टास्क दिया हुआ था और वही इन मुल्कों में जाके करता रहा है सफारतकारी, और सफारतकारी के नतीजे में उसने इनको कायल किया और ये मामला तय करा दिया। अब ये चंद दिनों की बात है, कुछ ही वक्त लगेगा कि बाकी मुल्क भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। उसमें सऊदी अरब है, कतर वगैरह है, लेकिन ये सारा होने से पहले इंतजार किया जाएगा कि आके जो बाइडन जब सदर बनते हैं तो उनकी तरफ से किस किस्म का दबाव है। अगर वो दबाव इस तरह का नहीं है जैसा कि ट्रंप के दौरान उसके उसके दौरान हुकूमत में रहा, तो फिर वो हो सकता है कि ये तस्लीम करने का काम कुछ वक्त ले डिले हो जाए, लेकिन बाकी मामला चलते रहेंगे। इसराइल के साथ आना जाना, हर चीज, इन्वेस्टमेंट वगैरह, सफर, ये सब कुछ होता रहेगा। इस दौरान में दो एक और चीजें हुई। ये बड़ा जरूरी था कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया खासतौर पर यह चाहता था कि
अरब ममालिक के अलावा भी कोई और मुल्क ऐसे हों जो इसराइल को तस्लीम करें, और वो इसलिए कि उससे उसको बाहर से तनकीद का सामना न करना पड़े। उनमें सबसे अहम पाकिस्तान था। पाकिस्तान पे बड़े दबाव डाला गया, बड़ी कोशिश की गई, और पाकिस्तान ने इस चीज से इनकार कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये हमारा असूली फैसला है। लिहाजा जो हमारे खिलाफ आगे जो स्टेप सऊदी अरेबिया उठा सकता था वो एक यही था कि जो उन्होंने कर्जा दिया हुआ था वो वापस मांग लिया, जो एक मैं समझता हूं कि बहुत कोई अच्छी इखलाकी हरकत नहीं थी, बहरहाल की, और पाकिस्तान ने चाइना से पैसा लेके वापस दे दिया। दूसरा वो यही था कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह को इनवाइट किया, क्योंकि हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं उनसे, तो वो ये इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि हम आपके ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं, हम इंडिया से भी कर सकते हैं, कोई इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी है, इसको भी एक्सपर्ट करके उन्होंने देख लिया। लेकिन ये चीज भी बहुत दूर तक नहीं जा सकेगी, बहुत फर्क है। पाकिस्तान एक प्योर मुस्लिम आर्मी है, और यहाँ पे लोग सऊदी अरब का या मकामात मुकद्दसा का दिफा करना अपनी नौकरी, मुलाजमत, जॉब से कहीं ज्यादा उसको एक अपनी रूहानी सादत समझते हैं, अपने लिए एक मजहबी फरीजा समझते हैं। इसलिए कोई भी दुनिया का मुल्क सऊदी अरेबिया को अपनी सरजमीन के दिफा के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता जो पाकिस्तान के अवाम देते हैं और पाकिस्तान की फौज देती है। अब इस रास्ते में जब पाकिस्तान नहीं माना तो अमेरिका ने इंडोनेशिया पे दबाव डालना शुरू किया, और इंडोनेशिया में भी हिचकिचाहट है, क्योंकि नेचुरली उनके अपने मुल्क में इस चीज के ऊपर मुखालफत होगी, और कोशिश की जा रही है कि इंडोनेशिया को कायल किया जाए। इस असना में टर्की भी तैयार हो गया। टर्की ने एक इंदिया दिया कि वो वापस अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, और मेरा ख्याल है कि टर्की के जो ये तब्दीली आई, क्योंकि पहले तो उर्दगान की गवर्नमेंट बड़ी हॉस्टाइल रही है, लेकिन इसराइल के साथ जो अब मामला फहमी की तरफ जा रहे हैं, उसमें मोस्ट प्रॉबली जो खत्ते में गैस वगैरह के रिजर्व निकल रहे हैं, और वो उसमें उसमें इसराइल एक रोल प्ले कर रहा है, उसी जगह पे उन्हीं इलाकों में गैस फील्ड जो है वो टर्की भी इस्तेमाल करना चाहता है, और टर्की मोस्ट प्रॉबली इस चीज में इसराइल के साथ कोऑपरेट करेगा, और दोनों को शायद इससे फायदा हो, और मेरा ख्याल है कि इसी वजह से ये सारा काम हुआ। टर्की जो है वो इस तरफ तवज्जो दे रहा है। अब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये अभी तक तो एक अमेरिका की सरपरस्ती में वो एक अब्राहम मुआहदा उन्होंने किया था, उसको लेके आगे चले, और उसी पे मुसलमान मुल्कों को कायल करके उनसे ये काम करवाया गया इसराइल के साथ। और अब सूरत हाल ये है कि एक वक्त पे ये सारे अरब ममालिक जो हैं ये इसराइल को एक नाजायज रियासत कहा करते थे, और उस दौरान में अरब लीग, अरब में जो अरब नेशनलिज्म है उस पर ज्यादा एम्फेसिस था। अरब लीग उन्होंने बनाई हुई थी, और उसी के जरिए फैसले होते थे, और उसमें भी फलस्तीनियों को एक वीटो राइट दिया हुआ था कि उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिश, उनकी इजाजत के बगैर इसराइलियों से कोई बातचीत खास नहीं हो सकती थी। लेकिन हुआ ये कि अब ये सिलसिला खत्म हो गया। जहां तक फलस्तीनी है वो बेचारे बिल्कुल बेयारो मददगार रह गए, और अब मैदान खुला हो गया। अब ये इसमें ये चीज होने से, जो कि बिल्कुल 100% ये सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह इन लोगों ने अमेरिकन प्रेशर में और अपने मुफादात के लिए ये काम किया, इसका नतीजा ये निकलेगा कि इसराइल को अपने जो पुराना ख्वाब है उसका ग्रेटर इसराइल बनाना, उसमें एक स्टेप उसको आपने प्लेट में रख के दे दिया, और वो ये हुआ कि बगैर कोई जंग लड़े उसने एक तरह से एक सॉफ्ट कैप्चर कर लिया, आपके इलाकों के ऊपर अपना उसने हक रख लिया। बेशक लीगली कानूनी वो आएंगे अपने वीजा लेके या जैसे भी, लेकिन ये जो हुआ उससे उनका असर रसूख वहां पे बढ़ना, वहां पे जासूसी करना, वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदना, ये काम या पार्टिसिपेशन या इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन चीजों की वजह से उनका होल्ड वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब चीज ये है कि सऊदी अरेबिया के इसराइल के साथ तो खुफिया ताल्लुकात पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अब तवक्को ये है कि अगर जो बाइडेन ने भी थोड़ा प्रेशर डाला तो बहुत जल्दी इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा। मैं जैसे ये कह रहा था कि ये एक तरह का सॉफ्ट कैप्चर है इलाकों का, उसकी एक बुनियादी वजह है, और वो ये वजह है कि ये मुल्क इस वक्त खुद परेशान हैं ईरान के बाज, ये जो खलीजी मुल्क हैं ये ईरान की बाज एक्टिविटीज की वजह से परेशान है। मसलन ईरान ने जहां जहां शिया आबादी है इन ममालिक में उनको मुतहर्रिक किया, उनकी सरपरस्ती की, उनको पैटर्नाइज किया, और उनकी वजह से मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा होनी शुरू हुई, और अरबों को यह खतरा पैदा हुआ कि ये ना हो कि
ایران کا جو چلایا ہوا شوشہ چھوڑا اس نے یہ متحرک کیا ہے شیعہ کمیونٹیز کو، یہ نہ ہو کہ ان کے ملک کے اندر اسی طرح کی حکومتیں بننی شروع ہو جائیں جس طرح کی ایران میں ہے، یا ایران کا انفلوئنس بڑھنے سے کوئی اور ان کے مالی نقصانات نہ ہونے شروع ہو جائیں۔ یہ پرابلم وہاں پہ انہوں نے فیس کی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان عرب ملکوں میں چند ایک میں، جیسے لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، یمن ہے، اور جو بحرین وغیرہ ہے، یہاں پہ 50 کے قریب ایسی ملیشیاز ہیں جن کو فنڈنگ ایران کر رہا ہے۔ اور یمن کے تجربے سے تو عربوں کو خاص طور پہ یہ سمجھ لگی اور خوف آیا کہ ایران کا ایک اگریسو موڈ ہے اور وہ شیعہ پاپولیشن کو ہتھیاروں سے سپورٹ کرتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں ملکوں کی سوچ اور اس کی غلطی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ممالک کے اندر ایک تقسیم بن گئی، کچھ ایران کو سپورٹ کرنے شروع ہو گئے، کچھ عربوں کو، اور ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا کہ آپ کا اتحاد پارا پارا ہو کے رہ گیا۔ اب یہاں پہ جو خطرناک چیزیں وہ یہ ہے کہ آگے اسرائیل کے آئندہ منصوبے کیا ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک منصوبہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنے تل ابیب سے ایک ریلوے لائن چلانا چاہتا ہے جو شام اور جو اردن اور پھر سعودی عربیہ اور وہاں سے ہوتی ہوئی آگے عمان تک جائے گی۔ یہ ریلوے لائن جو ہے یہ پورے خطے کو اسرائیل سے کنیکٹ کرے گی، اور ریلویز کا جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے یا بہت بڑی ایک اس کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹینک، افواج، اپنے گنز وغیرہ سارا بہت آسانی سے موو کرتے ہیں، اور پورے علاقے میں آپ کی فوج کشی کے لیے ایک سہولت بن جاتی ہے، جو کہ ویسے ان کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ریلوے نیٹ ورک میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنے علاقے میں شروع کر دیا ہوا ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ بہت جلدی وہ باقی علاقوں میں بھی پہنچائیں گے اور اس علاقے کو لنک کر دیں گے۔ اور اس سے پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ عرب ملک جو ہے یہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تاکہ تمام ملکوں میں قانونی طور پہ وہ داخل ہو کے تو یہ اپنا پروجیکٹ آگے بڑھا سکیں۔ اب یہ جو نقل و حرکت ہوگی، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ عرب ملکوں نے ذہنی طور پہ اسرائیل کو اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر مان لیا، ایران کو دشمن مان لیا، اسرائیل کو اسٹریٹجک پارٹنر مان لیا، اور پھر خطے میں اس کو پاؤں پھیلانے کی اجازت دے دی۔ اب اس کے بعد خطے میں آگے سازشوں کا ایک بہت بڑا دور شروع ہو سکتا ہے، جہاں حکومتوں کی تبدیلی شروع ہو جائے، جہاں پرو اسرائیل ایسے گروہ آنے شروع ہو جائیں جن کے ساتھ اسرائیل ہر طرح کے ڈیل کر سکے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انفلوئنس بڑھتا رہے۔ اور نتیجہ یہ کہ جو تاریخ میں ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارے قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسرائیلی جو ہیں یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتیں، وہ اس سے بڑی سچائی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور اس سچائی کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو مسلمانوں کو اس سچائی کو جھٹلانے کا بالآخر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عربوں نے اسی طرف ایک قدم اٹھا کے ساری مسلم امہ کے ساتھ ایک زیادتی کا کام کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسلم امہ کو بڑی جلدی ہوش آ جائے گی کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔